अब एक क्वेश्चन जो मेरे से कई बार पूछा जाता है वो ये है कि सर हम मैथ्स पढ़ते क्यों हैं, इसका डे टू डे एप्लीकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मेरे लिए मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दे, हर चीज में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और वो ही हर चीज को फंक्शन करती है। तो आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक ऐसा एप्लीकेशन देखेंगे जिसके बिना मॉडर्न कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी और उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वन वे फंक्शन। आज से 8-10 साल पहले मैंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, जिनमें से एक वन वे फंक्शंस पे था और एक पी वर्सेस एनपी पे था, जो कि एक मिलेनियम प्रॉब्लम है। अब वन वे फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए और उसका इंट्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, जिनको हमें जानना चाहिए। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सीक्रेट कम्युनिकेशन, कोड्स, साइफर हमेशा से ह्यूमन कम्युनिकेशन का पार्ट रहा है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो अगर आप एक सेंडर हैं जिसके पास एक इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली आपको एक रिसीवर को भेजाना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको अपने बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो सपोज हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है हमारा प्लेन टेक्स्ट। अब आपको सीक्रेटली भेजाना है तो इसका मतलब इस तरह से भेजाना है कि रास्ते में अगर किसी को भी वो मैसेज मिले, उसको समझ में नहीं आए कि ये मैसेज है क्या, तो आप क्या करेंगे, आप इस पे कोई टूल यूज करेंगे और इसको एनक्रिप्ट करेंगे और एनक्रिप्ट करके इसको एक साइफर टेक्स्ट बनाएंगे। अब ये साइफर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचता है। अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर एक टूल यूज करके उसको डिकोड करता है या डीइनक्रिप्ट करता है और डिकोड करके वापस से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहां से जो आपको इंफॉर्मेशन भेजाना था वो इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिल गया एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो ये है आपका क्रिप्टोग्राफी का बेसिक। अब क्रिप्टोग्राफी में जनरली 2 तरह के इंक्रिप्शन होता है, एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और दूसरा एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन। अब सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो की से आपने इसको इंक्रिप्ट किया है वही की उसको डिकोड करेगी। तो यहां पे ये जो दोनों कीज हैं, ये दोनों कीज आइडेंटिकल हैं या सिमेट्रिकल हैं, तो एक ही जैसे की हैं। तो आपने जिस की से उसको एनक्रिप्ट किया है वही सेम की से रिसीवर उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल देखें, बेसिक एग्जांपल ये है कि आपने मैसेज भेजाया हाय। अब हम यहां पे एक बहुत बेसिक इंस्क्रिप्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लेटर नंबर साइफर। तो इसमें अपने ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं, ऐसे। तो उसके हिसाब से एच हुआ 8 और आई हुआ 9। तो आप पे जो प्लेन टेक्स्ट था हाय, लेटर नंबर साइफर से वो इनक्रिप्ट हो गया 89 में। अब ये 89 रिसीवर को मिला। अब उसको पता है कि आपने यहां पे लेटर नंबर साइफर यूज किया है, तो वो 89 को वापस से वहां पे चेक करेगा अल्फाबेट्स में और उसको पता चल जाएगा कि आपने उसको हाई बोला है। तो ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है आपका सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का। तो बेसिकली सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक ही की है जो सेंडर के पास भी है और रिसीवर के पास भी है। तो अगर हम
मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो मॉडर्न कम्युनिकेशन में ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन, लेटर नंबर साइफर ये सब काम नहीं करता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है एईएस। और एईएस बेसिकली है एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो एईएस क्या करता है, एईएस आपका जो भी प्लेन टेक्स्ट है उस पे मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन करता है। अब वो इंक्रिप्शन में क्या करता है, वो एसपीएन स्ट्रक्चर यूज करता है जहां पे एस है सब्स्टिट्यूशन, पी है परम्यूटेशन और एन है नेटवर्क। तो एईएस क्या करता है, वो मल्टीपल राउंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन करता है आपका साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए। और अनलेस आपके पास वो सेम की है आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। अब मल्टीपल राउंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन के बाद आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में। अब जब भी एईएस इंक्रिप्शन यूज होता है तो हमेशा एक की जनरेट होता है। तो ये की सेंडर के पास भी होना चाहिए और सेम की रिसीवर के पास भी होना चाहिए। तो सेंडर ने ये एईएस की यूज करके साइफर टेक्स्ट बनाया जो कि रिसीवर को मिला और उसने डिकोड करके उसको प्लेन टेक्स्ट बना लिया। और इतने राउंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन के बाद अगर आपके पास की नहीं है तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप इस इंक्रिप्शन को तोड़ पाए या उसको ब्रेक कर पाए। तो ये है हमारा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अगर आपका नेटवर्क सिक्योर्ड है तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत फास्ट और रिलायबल मेथड है। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन चैनल इनसिक्योर्ड है जैसे इंटरनेट, तो वहां पे जब भी आप कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंटरसेप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है या फिर लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने अगर साइफर टेक्स्ट भेजाया, इनसिक्योर नेटवर्क भी है, किसी को मिल भी गया, तो जब तक उसके पास की नहीं होगा वो उसको डिकोड नहीं कर सकता, वो उसके लिए यूजलेस है। उसका सेंस सिर्फ रिसीवर को मिलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पे आता है, प्रॉब्लम आता है इसमें की शेयरिंग में। कि सपोज सेंडर ने एक की जनरेट कर लिया, अब वो ये की को रिसीवर को भेजाना चाहता है लेकिन वो ये की को एनक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये की के थ्रू ही एनक्रिप्शन होगा। और ये की को अगर वो इनसिक्योर नेटवर्क पे भेजाता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है तो उसको कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, फिर आपका एनक्रिप्शन इजीली ब्रेक हो सकता है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये आती थी कि आपने सिमेट्रिक की जनरेट तो कर ली लेकिन ये सिमेट्रिक की को शेयर कैसे करना है। तो आपने की तो जनरेट कर लिया लेकिन इसको इनसिक्योर नेटवर्क पे शेयर करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फिर उसका यूज ही खत्म हो जाता है। तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सिस्टम्स में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता था कि ये की को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए एक इनसिक्योर नेटवर्क पे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1976 में डिफी और हेलमैन करके मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का या एसिमेट्रिक की एक्सचेंज का आइडिया प्रपोज किया। तो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के लिए उन्होंने कहा कि हम एक की नहीं बनाएंगे, हम दो की बनाएंगे। एक पब्लिक की रहेगा और एक प्राइवेट की रहेगा। पब्लिक की सबके पास रहेगा लेकिन प्राइवेट की सिर्फ ओनर के पास रहेगा। तो जिस किसी को भी मैसेज भेजाना है वो पब्लिक की यूज करके इनक्रिप्ट कर सकता है लेकिन डिक्रिप्ट सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उसका प्राइवेट की है। अब क्योंकि इसमें दो अलग अलग कीज अपने यूज करते हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये है आपका एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन या एसिमेट्रिक की एक्सचेंज। तो यहां पे हमें दो कीज जनरेट करने हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट।
अब ये कीज जनरेट कैसे होंगे? तो उन्होंने प्रपोज किया, ये जनरेट करने के लिए अपने पास एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसको कैलकुलेट करना आसान है। तो अगर हमारे पास x है तो आप आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास y है तो वहां से आप x का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए, या x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम और रिसोर्सेज लगे वो इतने ज्यादा हो कि वो फिजिबली पॉसिबल ना हो। तो बेसिकली यहां पे उन्होंने जो आइडिया फ्लोट किया वो आइडिया फ्लोट किया वन वे फंक्शंस का। तो सबसे पहले देखते हैं वन वे फंक्शन है क्या, और फिर देखते हैं कि वन वे फंक्शन से हमारे प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट कैसे होता है, और फिर उनका यूज क्या है। तो अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो वन वे फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि एक डायरेक्शन में इजीली कंप्यूटेबल है, जिसको आसानी से कंप्यूट किया जा सकता है, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इन द इनवर्स डायरेक्शन। यानी x से आप y निकाल सकते हैं, लेकिन y से x निकालना इम्पॉसिबल है। और अगर हम इसको इनफॉर्मली देखें तो बेसिकली कोई भी ऐसा फंक्शन f एक वन वे फंक्शन है अगर वो फंक्शन सबको पता है, और किसी भी गिवन x के लिए fx कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और अगर उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो बेसिकली हम उसको एक पॉलिनोमियल टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गिवन y के लिए इट इज हार्ड टू फाइंड एन x सच दैट fx इक्वल्स y। तो बेसिकली वन वे फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x से y निकाल सकते हैं, लेकिन y से x निकालना इम्पॉसिबल होना चाहिए। तो अगर उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे तो जो आपका सबसे एफिशिएंट एल्गोरिथम है वो भी उसको इन्वर्ट नहीं कर सके, तो उसका पॉलिनोमियल टाइम में इनवर्स फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। अभी तक वन वे फंक्शंस का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हुआ है कि अपने x से y निकाल सकते हैं और y से fx नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो उसके क्लोज हैं, जिसमें हमको पता है कि y से x निकालने के लिए उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहिए। तो उस तरह के एल्गोरिथम्स तो अभी हैं, लेकिन वन वे फंक्शन का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हुआ है। दो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई ये प्रूव कर देगा कि वन वे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मिलेनियम प्रॉब्लम है, P वर्सेस NP, उसको सॉल्व कर देगा और उसको $1 मिलियन का प्राइस मिलेगा। तो अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि वन वे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, देन द प्राइड एंड ग्लोरी कुड बी ऑल योर्स। अब इसे कीज जनरेट कैसे होते हैं? इसे कीज जनरेट करने के लिए डिफी और हेलमैन ने कहा कि अगर हमारे पास एक वन वे फंक्शन है तो हम वहां से x से तो y कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन y से x कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे पास एक ऐसा ट्रैपडोर होना चाहिए, एक सीक्रेट दरवाजा होना चाहिए कि जहां से अगर वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने को पता है तब हम वहां से y से x को कैलकुलेट कर सकें। तो ये है आपका बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल वन वे फंक्शंस का। तो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि x से y आसानी से मिल जाए, y से x इंपॉसिबल हो फाइंड करना अनलेस आपके पास कोई एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तो यहां से आपकी शुरुआत हुई एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की। तो ये कॉन्सेप्ट का जो पहला एप्लीकेशन आया वो आया 1977 में, जहां पे 3 लोग राइवेस्ट, शामिर और एडलमैन, उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया और उसका नाम दिया उन्होंने RSA एल्गोरिथम। तो यहां पे इस एल्गोरिथम में उन्होंने ये डिफी हेलमैन कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसा एल्गोरिथम बनाया जिसमें उन्होंने वन वे फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करके प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट किया। इवन तो ये 1977 में बना था, लेकिन ये एल्गोरिथम आज भी बहुत वाइडली एप्लीकेबल है। हम देखेंगे कि RSA एल्गोरिथम क्या है, उसका मैथमेटिक्स क्या है, और कैसे यहां से प्राइवेट और पब्लिक कीज जनरेट होते हैं, और उससे कैसे हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिक्योर बनता है। तो इसमें की जनरेट करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो हम वो 5 पॉइंट्स देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हम 2 बहुत बड़े प्राइम नंबर्स चूज करते हैं। यहां पे हम चूज करते हैं कि सपोज P हमारे पास है 5 और Q है 11। जनरली जो प्राइम नंबर्स एल्गोरिथम में यूज होते हैं उनका लेंथ 1024 या 2048 बिट्स का रहता है। तो अगर 1024 बिट्स का उसका लेंथ है तो उसमें
टू टू द पावर 1024 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 2048 में टू टू द पावर 2048 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिनको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि हम वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने बहुत छोटा और बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल लिया है कि बहुत छोटे से दो नंबर्स लिए हैं, दो प्राइम्स लिए हैं, पी और क्यू। तो हमने दो प्राइम नंबर्स ले लिए पी क्यू और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एन बनाया, जो कि है हमारा पी इंटू क्यू, जो कि है 5 इंटू 11 55। तो दो प्राइम नंबर्स ले लिए और वहां से हमको एन मिल गया। अब क्योंकि यहां पे एन छोटा है 55, तो हमको पता है कि इसका प्रोडक्ट 11 और 5 से आया। बट जनरली जब आपका 1024 या 2048 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो लेंथ इतना बड़ा होगा कि वो प्राइम नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स या इंक्रिप्शंस जो आज की डेट में वर्क करते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही वर्क करते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स पॉलिनोमियल टाइम में ढूंढ पाना एक इम्पॉसिबिलिटी है या ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबिलिटी है। अब इसका दूसरा स्टेप होता है कि इसमें हम ऑयलर्स टोटिएंट फंक्शन निकालते हैं। तो इसका जो फंक्शन है वो उसको हम बोलते हैं वो है फाई एन, और फाई एन बराबर होता है पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। तो यहां पे ये है 5 माइनस वन और क्यू माइनस वन है 11 माइनस वन, तो ये हो गया आपका 4 और 10, तो आपका फाई एन हो गया 40। तीसरा स्टेप होता है कि हम एक पब्लिक की चूज करते हैं। अब पब्लिक की को हम इंक्रिप्शन की भी बोलते हैं ई, और ई कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि 1 से 5n के बीच में रह सकता है, और ये ई को कोप्राइम होना पड़ेगा 5n के साथ। तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि कोप्राइम है 40 के साथ इस केस में। तो यहां पे सपोज हमने चूज कर लिया कि लेट ई इज 7। तो हमारे पास n है, 5n है और हमारे पास e है। तो यहां से हमारा पब्लिक की जनरेट होता है, और जो हमारा पब्लिक की है वो है आपका n और e। तो ये केस में n है 55 और e है 7। तो ये इंफॉर्मेशन सबको पता है कि आपका जो पब्लिक की है वो है 55 और 7। चौथा स्टेप होता है कि आपका प्राइवेट की निकालना या डिक्रिप्शन की निकालना। अब प्राइवेट की है मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ई। तो ये जो डी है ये है आपका ई इनवर्स मॉड्यूलो 5n। तो सबको n पता है और सबको e पता है, तो इसका मतलब वो सब जानते हैं आपकी पब्लिक की के बारे में कि आपका n 55 है और e 7 है। तो यहां पे e उनको पता है, लेकिन ये फाई एन नहीं पता है, जो कि ऑयलर्स टोटिएंट फंक्शन है, जो कि हमको पता है कि वो 40 है। तो यहां पे बेसिक आइडिया यही है कि किसी को भी ये फंक्शन पता नहीं होना चाहिए, और ये फंक्शन तब पता नहीं होगा कि जब आपका प्राइम इतना बड़ा है कि आपको पी और क्यू मिले ही नहीं। अगर आपको पी और क्यू नहीं मिलेगा तो वहां से आप ऑयलर्स का टोटिएंट फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आप उसमें से डी निकालिए। अब डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं डी, और ये डी बराबर होता है 1 प्लस के इंटू 5n डिवाइडेड बाय ई। तो बेसिकली डी को कैलकुलेट करने के लिए अपने यूज करेंगे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो बेसिकली अपने लिखेंगे कि ई कितना है, ई है हमारा 7 और 5n है 40। तो हम लिखेंगे d इंटू ई प्लस के इंटू 5n एंड दिस इज इक्वल टू 1। बेसिकली यहां पे जीसीडी होता है ई का और 5n का, और क्योंकि हमने चूज किया है कि ये दोनों को प्राइम है तो हमेशा इसका जीसीडी 1 रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये है आपका 7d प्लस के इंटू 40 इक्वल्स 1। अब
एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, तो हम 40 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस 5। अब यहां पे 7 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 प्लस 2, और 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। अब यहां पे क्योंकि हमें 1 चाहिए तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया आपका 1 इक्वल्स 5 माइनस 2 इंटू 2। अब यहां पे 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जगह 5 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7। अब यहां पे 5 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये गया 3 इंटू 40 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 40, और ये कितना, ये 15 इंटू 17, तो माइनस 17 इंटू 7 इक्वल्स टू 1। अब यहां पे हमको 1 प्लस के फाई एन अपॉन ई के फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 17 है इसको हम लिख सकते हैं 40 माइनस 23, तो ये लिखेंगे 3 और ये 40 माइनस, और ये है आपका 40 माइनस 23 इंटू 7 इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 इंटू 40 प्लस 23 इंटू 7, एंड दिस इज इक्वल टू 1, और या फिर लिख सकते हैं हम 23 इक्वल्स 1 प्लस 4 इंटू 40 डिवाइड बाई 7, जो कि हमारा ये फॉर्म है। तो यहां से हमें हमारा प्राइवेट की मिल गया, और वो है 23। तो यहां से जो प्राइवेट की डी है वो है 23। तो जब तक अपने को ये ट्रैपडोर इंफॉर्मेशन, जो कि यहां पे फाई एन है, नहीं पता है, तब तक अपने डी को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे इसलिए आइडियल कैंडिडेट बनता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के लिए। तो अभी तक हमने क्या किया देखा जाए तो हमारे पास 2 प्राइम्स थे जिनसे एन बनाया, फिर हमने ये ट्रैपडोर यूज किया कि पी और क्यू सिर्फ अपने को मालूम है जहां से फाई एन मिलेगा जो कि 40 है। फिर हमने एक नंबर चूज किया 1 से 40 या फाई एन के बीच में, जो कि को प्राइम है उसके साथ 7। तो लोगों को 55 पता है, 7 पता है, तो वो हमारा पब्लिक की हो गया 55 और 7। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि इसका डिक्रिप्शन की क्या है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रैपडोर इंफॉर्मेशन है, और हमारा ट्रैपडोर इंफॉर्मेशन है ये यूलर्स टोटेन फंक्शन। तो ये हमारा ट्रैपडोर इंफॉर्मेशन। अब इसको यूज करके हमने डी बनाया, जो कि बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस इनवर्स है ई का फाई एन के रेस्पेक्ट में। तो हमको निकालना है डी इक्वल्स 1 प्लस के फाई एन अपॉन ई। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करके हमको मिल गया कि डी हमारा 23 है। तो यहां से हमारे पास प्राइवेट की पेयर जनरेट हो गया, जो कि है बेसिकली एन और डी। तो यहां पे है ये है 55 और 23। तो इस तरीके से हमने कीज जनरेट की। तो हमारे पास प्राइवेट की हो गया और हमारे पास पब्लिक की हो गया। तो मैं यहां पे वापस आपको बोल देता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए हमने बहुत छोटे नंबर्स यूज किए हैं 5 और 11, लेकिन रियल लाइफ में 1024 या 2048 बिट्स के नंबर्स यूज होते हैं, जिनसे बहुत एक्सटेंसिवली लॉन्ग प्राइम नंबर्स बनेंगे, जिनको ब्रेक कर पाना पी और क्यू में नियरली इम्पॉसिबल है। अगर किसी ने ब्रेक कर लिया तो वहां से ही उसको ये ट्रैपडोर इंफॉर्मेशन मिलेगा, नहीं तो उसको ट्रैपडोर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अब हमारे केस के लिए हमारा पब्लिक की है 55 और ई है 7, तो ये है हमारा पब्लिक की। और हमारे प्राइवेट की के लिए एन है 55 और डी है 23, जो कि हमारा है प्राइवेट की। तो हमने 2 कीज जनरेट कर लिए, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। और ये पब्लिक की हमने दुनिया को बांट दिया कि भाई ये हमारा पब्लिक की है, जिसको भी हमको मैसेज भिजाना है आप ये की यूज करके एन्क्रिप्ट करो और हमको मैसेज भिजाओ। और वो साइफर टेक्स्ट को सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास प्राइवेट की है, उसको कोई भी दूसरा आदमी नहीं खोल सकता है।
अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन वर्क कैसे करता है उसके लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो लोग हैं, टॉम एंड जेरी। अब टॉम के पास उसका पब्लिक की है और उसका प्राइवेट की है, और जेरी के पास भी उसका पब्लिक की है और प्राइवेट की है। अब दोनों के जो पब्लिक की है वो फ्रीली अवेलेबल है, सबको पता है, लेकिन टॉम का प्राइवेट की सिर्फ टॉम के पास है और जेरी का प्राइवेट की सिर्फ जेरी के पास है। अब सपोज टॉम को जेरी को एक इंफॉर्मेशन भेजाना है। अब सपोज करते हैं कि जो हमने की जनरेट किया था वो जेरी का था, तो जेरी का पब्लिक की क्या है, जेरी का पब्लिक की है 55.7 और इसका जो प्राइवेट की है उसका प्राइवेट की है 55.23। अब जेरी का पब्लिक की पता है टॉम को। अब टॉम को मैसेज भेजाना है इनसिक्योर नेटवर्क पे जेरी को, जो कोई दूसरा नहीं पढ़ पाए। तो वो क्या करेगा, वो अपने मैसेज को उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा। एक बहुत सिंपल सा मैसेज ले लेते हैं कि सपोज टॉम का मैसेज है m और m है सपोज 2। तो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, तो ये केस में आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो है 2। अब ये जो 2 है ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि टॉम को जेरी को भिजाना है एक इनसिक्योर चैनल पे जिसको कोई दूसरा नहीं पढ़ता है। तो वो क्या करेगा, वो उसको इनक्रिप्ट करेगा। इसका जो इंक्रिप्शन होता है वो होता है आपका C और ये है m⁴e mod n। तो RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ये C कैलकुलेट करेगा। तो हमारे केस में m2 है तो हमको C कैलकुलेट करना है जो कि बेसिकली 2⁴ और E कितना है यहां पे, E है आपका 7, 2⁴ और n कितना है 55। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता है। तो हमको 2⁴ mod 55 कैलकुलेट करना है। तो ये है NE और ये है आपका ND। अब 2⁴ कितना, 128 mod 55, तो ये आता है आपका 18। तो यहां पे आपका जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ वो जनरेट हुआ 18। तो उसने क्या किया, टॉम ने साइफर टेक्स्ट जो कि 18 है वो इनसिक्योर पब्लिक चैनल पे भिजा दिया। तो पब्लिक की सबके पास था, C उसने भिजा दिया, जिसको भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको डीकोड तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास D है। तो ये मैसेज जेरी को मिलता है। अब जेरी क्या करेगा, जेरी इसको डिक्रिप्ट करेगा। तो डिक्रिप्ट करने के लिए जो इसका मैसेज है वो बेसिकली हो जाएगा आपका C⁴D mod n। और क्योंकि D किसी को भी नहीं पता है, वो हमारा प्राइवेट की है, वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, या इस केस में वो सिर्फ जेरी ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो बेसिकली जो मैसेज टॉम ने भेजाया था वो है C क्या है 18, 18⁴ D कितना है 23 mod n और n कितना है 55। तो अपने को 18⁴ mod 55 कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि 18⁴ बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम एल्गोरिथम तो यूज करेंगे नहीं, कैलकुलेटर के साथ पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां यूज करेंगे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। तो 23 को अगर देखा जाए तो बेसिकली 16 + 4 20 + 2 + 1। तो बेसिकली हम इसको लिखेंगे 18⁴ 1 + 2 + 4 + 16 और ये हमें कैलकुलेट करना है मॉड्यूलो 55 पे। अब 18⁴ तो 18 मॉड्यूलो 55 है, 18² कितना 324, 324 मॉडलो 55 ये हो जाएगा आपका 49 मॉड्यूलो 55। अब 18⁴ करते हैं तो अब हमें 324 स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ
यहाँ पे 49 स्क्वायर यूज करेंगे और 49 स्क्वायर हो गया आपका 2401 और 2401 है 36 मॉड्यूलो 55। तो ये आपका 18 फिर 49 फिर 36। अब 18 टू द पावर 8 करते हैं तो उसके लिए 36 स्क्वायर के मॉड्यूलो के बराबर होगा और जो कि है आपका 31 मॉड्यूलो 55। और फिर फाइनली 18 टू द पावर 16 जो कि है 31 स्क्वायर के जो कि है आपका 26 मॉड्यूलो 55। तो ये जो आपका m है 18 टू द पावर 23 मॉड्यूलो 55 ये होगा आपका बराबर है। अब यहाँ पे क्या है 1 2 4 और 16। तो ये बेसिकली 18 इंटू 49 इंटू 36 इंटू 26 मॉड्यूलो 55 के जो कि है 825552 मॉड्यूलो 55 जो कि है 2। तो यहां से जो टॉम ने मैसेज भेजा था 2 उसको जेरी ने डिकोड कर लिया। तो ये आपका फंडामेंटल आरएसए एनक्रिप्शन पे। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जेरी ने पब्लिक और प्राइवेट कीज जनरेट किए। पब्लिक की सबको पता है, सबको एन पता है, सबको ई पता है, लेकिन जब तक लोगों को फाई एन नहीं पता चलेगा तब तक वहां से वो डी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एन और डी का कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ जेरी को पता है। अब इसका पब्लिक की का इंफॉर्मेशन सबके पास था इंक्लूडिंग टॉम। तो टॉम को मैसेज भेजाना था, उसने उसको लॉक कर दिया जेरी के पब्लिक की से और वो पब्लिक की से उसने नेटवर्क पे भेजाया। वो नेटवर्क पे जिस किसी ने भी इंटरसेप्ट किया, जिस किसी के भी पास है, लेकिन उसके लिए तब तक वो काम का नहीं है जब तक उसके पास जेरी का प्राइवेट की नहीं है। तो जेरी ने क्या किया, जेरी ने अपना प्राइवेट की यूज करके उसको डिक्रिप्ट किया और जो उसने मैसेज भेजाया था 2 उसको उसने वहां पे डिकोड कर लिया। तो ये आपका मोटा मोटा आइडिया आरएसए एल्गोरिथम में। अब ये वन फंक्शन है कि नहीं, एग्जैक्ट सेंस में तो नहीं है, क्योंकि एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, पॉसिबल है। हो सकता है कि आगे क्वांटम कंप्यूटिंग आए जिससे बहुत इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो जाए, जहां से आप यूलर्स टोटेम फंक्शन निकाल सकें, फिर वहां से आपको डीकैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो वो केस में पूरा आपका जो क्रिप्टोलॉजी का नेटवर्क है वो डिसरप्ट हो जाएगा, तब आपको एक नए एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो आपके मोस्ट ऑफ द एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो उसी चीज पे डिपेंड करते हैं कि एक बहुत बड़े नंबर को 2 प्राइम फैक्टर्स में तोड़ पाना एक नियरली इम्पॉसिबल टास्क है, या उसमें इतना सारा टाइम लगता है जो कि फीजिबली पॉसिबल नहीं है। तो एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन ने क्या किया कि वो जो जरूरत थी ना कि आइडेंटिकल कीज होना चाहिए दोनों तरफ, वो नीड को खत्म कर दिया। अब यहां पे सबके पास 2 कीज हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की सबके पास है और उससे इनक्रिप्ट हो सकता है, डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो दुनिया का कोई भी आदमी इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट करके उसको भिजा सकता है, लेकिन उसको डिक्रिप्ट सिर्फ वही कर सकता है जिसका वो प्राइवेट की है, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा। एसिमेट्रिक की एक्सचेंज ने वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि वहां पे सिमेट्रिक की एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इनसिक्योर चैनल पे भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं जिसको कोई दूसरा डिकोड नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स ये आई कि जो आपका प्राइवेट और पब्लिक की एनक्रिप्शन है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिसोर्स कंज्यूमिंग भी है। तो अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन है जो कि mathsmarizing.com से चाहिए। तो वहां पे आप वो इंफॉर्मेशन को फास्ट और रिलायबल तरीके से कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहला चीज, अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको उसमें देखना है कि उसमें अगर HTTPS है तो ये जो S है ये सिक्योर्ड कम्युनिकेशन को डिनोट करता है कि मतलब इस वेबसाइट के साथ आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो एक सिक्योर्ड या एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। तो अगर आप mathsmarizing.com ओपन करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि वहां पे HTTPS है। अब ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप या तो कोई ऐप यूज करेंगे या फिर कोई ब्राउजर यूज करेंगे। तो सपोज करते हैं आप
ये कम्युनिकेशन के लिए क्रोम यूज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ब्राउजर है वो वेबसाइट को या उसके सर्वर को कांटेक्ट करेगा, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, ये है हैंडशेक प्रोटोकॉल। अब ये जो हैंडशेक प्रोटोकॉल है ये बेसिकली या तो टीएलएस प्रोटोकॉल यूज करता है या फिर एसएसएल प्रोटोकॉल यूज करता है। अब ये टीएलएस और एसएसएल प्रोटोकॉल क्या है ये डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि हमारे ब्राउजर ने ये सर्वर को कांटेक्ट किया, उसके साथ हैंडशेक किया, और इनफॉर्मली उसने उसको एक क्लाइंट हेलो मैसेज भेजाया। तो ये जो क्लाइंट हेलो मैसेज है इसमें आपका जो ब्राउजर है वो सर्वर को बताता है कि वो कौन से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, जनरली कौन से सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स और प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर सकता है। तो जब सर्वर के पास ब्राउजर का क्लाइंट रिक्वेस्ट आता है तो सर्वर अपने हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एन्क्रिप्शन पैरामीटर पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन उसका ओन कैपेबिलिटी और ब्राउजर्स कैपेबिलिटी, वो एक सिमेट्रिक एल्गोरिथम चूज करता है। तो यहां पे वो एक सिमेट्रिक की जनरेट करेगा। तो यहां पे जो सिमेट्रिक की जनरेट होता है ये परमानेंट की नहीं है, तो ये सेशन टू सेशन जनरेट होता है, इसलिए हम इसको सेशन की भी बोलते हैं, या फिर ये सेशन सिमेट्रिक की जनरेट करता है। तो अब सर्वर क्या करेगा, अब सर्वर ये सिमेट्रिक की को इनक्रिप्ट करेगा अपने प्राइवेट की से। अब सर्वर ने अपने प्राइवेट की से ये सिमेट्रिक की को या सेशन की को इनक्रिप्ट कर दिया, और ये इसको इनसिक्योर चैनल से आपके ब्राउजर को भेजाएगा। तो आपके ब्राउजर को वो एनक्रिप्टेड की मिल गया। अब इस सेशन की के साथ साथ अब ये जो सेशन की के साथ वेबसाइट अपना एसएसएल या फिर टीएलएस सर्टिफिकेट भी शेयर करता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन में ये सर्वर का पब्लिक की रहेगा, और ये आपका एसएसएल या टीएलएस है, ये एक ट्रस्टेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड होगा। तो आपको पता है कि मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो एक वैलिडेटेड सर्वर से मिल रहा है, वो एक ट्रस्टेड सर्वर से मिल रहा है। तो अब ये एसएसएल या टीएलएस सर्टिफिकेट ब्राउजर को मिला, अब उसको पता है कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट या जेन्युइन वेब सर्वर से आया है, और उसको उस सर्वर का पब्लिक की भी पता है। तो अब ये ब्राउजर क्या करेगा, ये ब्राउजर इस सर्वर का पब्लिक की यूज करके ये सेशन की को डिक्रिप्ट करेगा। अब आपके ब्राउजर के पास और वेब सर्वर के पास, दोनों के पास एक सिमेट्रिक की है जिसको आपने एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से शेयर किया है। अब क्योंकि सिमेट्रिक सेशन की दोनों के पास है, आप इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ रिलायबली, फास्ट और इनएक्सपेंसिव वे में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज हुआ सिर्फ ये सिमेट्रिक की को एक्सचेंज करने के लिए, और जैसे ही सिमेट्रिक की एक्सचेंज हो गया उसके बाद आपका जो पूरा कम्युनिकेशन है वो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन के थ्रू होगा, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ये आपका हाइब्रिड एन्क्रिप्शन, जहां पे हम दोनों यूज करते हैं कि हम की एक्सचेंज करेंगे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज करके, फिर उसके बाद बाकी कम्युनिकेशन के लिए या बाकी डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज करेंगे। और इसमें जो सेशन की सर्वर ने जनरेट किया है ये सेशन टू सेशन जनरेट होता है। तो जैसे ही आपका सेशन एंड होगा तो सर्वर उस की को खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा। तो अगर कभी कोई लेटर डेट में ये सर्वर पे अटैक होता है या ये सर्वर हैक होता है तो भी आपके इंफॉर्मेशन को वो लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा मॉडल हाइब्रिड एन्क्रिप्शन का, और ऑलमोस्ट सेम फंडामेंटल आपका बाकी सारे कम्युनिकेशंस में भी यूज होता है। जैसे व्हाट्सएप बोलता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये है कि सपोज आपने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज भेजाया, तो मैसेज आपके डिवाइस से इनक्रिप्ट होगा, वो व्हाट्सएप के सर्वर में जाएगा और वो आपके फ्रेंड को रिसीव होगा। तो वो प्रोसेस में वो मैसेज को सिर्फ आप और आपका फ्रेंड दोनों ही पढ़ सकते हैं, इवन व्हाट्सएप सर्वर भी वो मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। तो जब भी आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप आपके लिए एक की पेयर जनरेट करता है जिसमें आपके पास एक पब्लिक की होता है और प्राइवेट की होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन। अब शर्लॉक होम्स के पास
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जिसको उसको ट्रांसफर करना है डॉक्टर वॉटसन के पास, और दोनों के पास व्हाट्सएप है। तो दोनों ने जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो व्हाट्सएप ने शर्लॉक होम्स के लिए पब्लिक की प्राइवेट की बनाया, और डॉक्टर वॉटसन के लिए भी पब्लिक की और प्राइवेट की बनाया। पब्लिक की सबके पास है, तो शर्लॉक होम्स का पब्लिक की वॉटसन के पास है, और वॉटसन का पब्लिक की शर्लॉक होम्स के पास है। अब शर्लॉक होम्स को डॉक्टर वॉटसन को एक मैसेज भिजाना है, तो वो अपने मैसेज को डॉक्टर वॉटसन के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा। फिर वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे पहुंचेगा। अब सर्वर के पास दोनों में से किसी का भी प्राइवेट की नहीं है, तो उसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट पहुंचता है, और फिर वो साइफर टेक्स्ट व्हाट्सएप सर्वर डॉक्टर वॉटसन के डिवाइस पे भेजाएगा। अब डॉक्टर वॉटसन का डिवाइस उसका प्राइवेट की यूज करके वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। तो एंड टू एंड मतलब जहां शुरू हुआ वहां इनक्रिप्ट हुआ, और जहां खत्म हुआ वहां पे डिक्रिप्ट हुआ। बीच में कहीं भी उसका इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन नहीं हुआ। इवन व्हाट्सएप सर्वर को नहीं पता है कि शर्लॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन को क्या भेजाया है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए पीरियोडिकल रोटेशन होता है कीज का। तो आपके कीज जो है परमानेंटली सेम नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के बाद वो कीज आपके चेंज हो जाते हैं, लेकिन मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका सेम ही रहेगा। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन मॉडर्न डे कम्युनिकेशन में। अगर आपके पास वन वे फंक्शंस नहीं है तो आप एसिमेट्रिक कीज जनरेट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप एसिमेट्रिक कीज जनरेट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए ये कम्युनिकेशन को रिलायबली या सिक्योरली प्रोसेस कर पाना इम्पॉसिबल है। तो हमने सीखा वन वे फंक्शन से किस तरह से अपने एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज केस हैं। पहला की एक्सचेंज का यूज केस है, दूसरा ऑथेंटिकेशन के लिए यूज केस है, क्लाइंट का भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। कभी अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो थोड़ा सा हैशिंग फंक्शन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।